हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स क्लास। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 करवाई थी, लेकिन उसमें से एक प्रॉब्लम छूट गया था। एक क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 6, वो छूट गया था। आज वो करवा देती हूँ, फिर उसके बाद 1.3 की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि कंपोजिट नंबर्स क्या होती हैं और प्राइम नंबर्स क्या होती हैं। कंपोजिट नंबर वो होती हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। दो फैक्टर मतलब वन और नंबर इटसेल्फ, उसके अलावा और कोई फैक्टर्स होते हैं तो कंपोजिट नंबर कही जाती है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। तो अगर इनमें हम कुछ ऐसा दिखा दें कि वन और इस नंबर के अलावा एक और फैक्टर है तो कंपोजिट नंबर प्रूव हो जाएगी। तो हमें यही करना है। तो हम पहले नंबर ले लेते हैं। हमारा नंबर है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। हम देख रहे हैं कि इस नंबर में 2 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म ये यहाँ से यहाँ तक और ये सेकेंड टर्म है। 2 टर्म्स है, इन दोनों टर्म्स में 13 कॉमन हो रहा है, दोनों में ही 13 है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम 13 कॉमन ले लेते हैं। 13 कॉमन ले लेते हैं तो 7 मल्टीप्लाई 11। अब ये 13 कॉमन हो गया तो इस 13 को हम नहीं लिखेंगे, बाहर आ गया है। अब ब्रैकेट बंद कर देंगे और प्लस इसकी जगह पे हम लिखेंगे 1, क्योंकि हमने 13 दोनों ही टर्म से कॉमन लिया। अब यहाँ पे ये बड़ा ब्रैकेट डाल देते हैं। 13 जो है दोनों ही टर्म से कॉमन हुआ है, तो इसलिए हमने देखा कि ये नंबर, इसमें एक फैक्टर 13 है, इस नंबर का एक फैक्टर 13 है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। इसी तरह दूसरे नंबर को भी हम देख लेते हैं। दूसरी नंबर हमारी है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। हम यहाँ देख रहे हैं इस नंबर में फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ से यहाँ तक है, ये सेकंड टर्म है। इन दोनों टर्म्स में 5 कॉमन है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। तो यहाँ हम 5 कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा 7 इंटू 6, 5 तो कॉमन हो गया, इस जगह 1 हो जाएगा। 1 लिखने की जरूरत ही नहीं मल्टीप्लाई में, क्योंकि 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ता है मल्टीप्लाई करने में। 3 इंटू 2 इंटू 1 ये हो गया, और इस 5 की जगह पे आ जाएगा प्लस 1। तो हमने देखा कि इस नंबर में 5 एक फैक्टर है और इस नंबर में 13 एक फैक्टर है। तो हो गई कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसमें एक फैक्टर मतलब नंबर और 1 के अलावा प्राइम नंबर्स वो होती हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और वो नंबर खुद। 1 तो सभी का फैक्टर है, क्योंकि 1 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ दिखा दिया कि 13 इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर 5 है, इसलिए ये नंबर्स कंपोजिट है। तो बस उसके बाद आंसर लिख देंगे कि सिंस 13 इज फैक्टर ऑफ दिस नंबर देयरफॉर दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर। बस ये लिखना है, लिखना तो आप लोगों को आता है, ये लिख देना। इसमें हम लिखेंगे सिंस 13 इज द फैक्टर ऑफ गिवन नंबर देयरफॉर दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर एंड 5 इज द फैक्टर ऑफ गिवन नंबर देयरफॉर दिस इज कंपोजिट नंबर। मैं एक लाइन लिख के दिखा देती हूँ। सिंस 13 is a factor of given number, जो भी नंबर हमें दी गई है, given number, therefore it is a composite number. It is a composite number, ठीक है। इसी तरह इसका भी लिख लेंगे। तो ये सम भी कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 की ओर। इसको हम रब कर लेते हैं, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, या फिर पॉज करके देख लेना। इसको रब करके हम एक्सरसाइज 1.3 की ओर चलते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 में क्या है, हमें कुछ इरेशनल नंबर्स में दी हुई है, उनको प्रूव करना है कि इरेशनल है। इरेशनल नंबर्स के बारे में तो आप लोगों को शुरू में मैंने बताया था, सारे नंबर सिस्टम के बारे में बताया था, लेकिन इरेशनल नंबर क्या होती है ये हम अभी बताते हैं। देखो, इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q। जो नंबर p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती हैं वो इरेशनल नंबर होती है। और रेशनल नंबर के बारे में क्या बताया था कि दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q, वो रेशनल नंबर है।
कहलाती हैं। जैसे कोई भी नंबर है, हमारी 2 है, 3 है, 2/3 है, 4/5 है, ये सारी रेशनल नंबर है। क्योंकि देखो ये तो हमें P/Q के फॉर्म में दिख रही है, और ये जो नहीं है उनके नीचे भी मन लगा के P/Q का फॉर्म लिख सकते हैं। तो ये सारे नंबर रेशनल नंबर कहलाती हैं। और इरेशनल वो होती हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। मतलब उनको अगर हम डिवाइड करते हैं तो पूरी पूरी डिवाइड नहीं होती, और कभी एंड भी नहीं होता उनका डिवीजन, चाहे जितनी दूर तक डिवाइड करते जाओ कभी एंड नहीं होगी। तो कुछ इरेशनल नंबर्स जो बहुत कॉमन इरेशनल नंबर हैं, आप लोगों को पता होगा उसके बारे में, तो उन इरेशनल नंबर्स को हम लिख के बताते हैं। इरेशनल नंबर्स ये होती हैं जैसे √2, √3, √5, और भी जैसे कुछ नेगेटिव भी होती है, जैसे -√2/√3, या पाई की वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं 3.14, लेकिन 3.14 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बहुत लंबी नंबर चली जाती है तो वो कभी एंड नहीं होती, मतलब उसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ये पाई, ये भी हमारी इरेशनल नंबर है। अच्छा, इरेशनल नंबर और भी एक टाइप की होती है। जैसे हम कोई नंबर ले लें 0.1 लिया, एक 0 लगाया, फिर यहाँ पे 1 2 टाइम्स लिखा, फिर एक 0 लगाया, यहाँ पे 1 3 टाइम्स लिखा, फिर एक 0 लगाया, यहाँ पे 1 4 टाइम्स लिखा। तो देखा कि ये हमारे नंबर्स कैसे जा रही हैं, ये कभी भी एंड नहीं होगी। पहले 1 एक बार आया, फिर 2 बार आया, फिर 3 बार आया, फिर 4 बार आया, और ये नेवर एंडिंग है, ये कभी भी खत्म नहीं होगी। तो ऐसी नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इसको हम दूसरी टाइप से भी लिख सकते हैं। ऐसी नंबर को 0.1 लिखा, एक 0, फिर एक 1, अब 0 के नंबर बढ़ा के 2 0, फिर एक 1, फिर 3 0, फिर एक 1, फिर 4 0। इस तरह करते हुए ये नंबर कभी खत्म नहीं होते। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे, तो इनको कहते हैं इरेशनल नंबर। अब एक्सरसाइज हमारी 1.3 है। इस 1.3 में हमें कुछ इरेशनल नंबर्स दी हुई है, और उनको हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। जो हम जानते हैं वो इरेशनल, लेकिन फिर भी हमको प्रूव करना है कि इरेशनल है, क्यों है, वो अभी हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 1.3 इसका है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट √5 is irrational number। √5 इज इरेशनल नंबर, ये हमको प्रूव करना है। हमें पता है √5 इरेशनल है, अभी बताया हमने, लेकिन फिर भी हमें प्रूव करके दिखाना है। तो हम मान लेते हैं इसको कि ये रेशनल है, ये इरेशनल नहीं है, ये रेशनल है। तो ये कंट्राडिक्शन से ही इसको प्रूव करना है, कंट्राडिक्शन से ही प्रूव करना है। तो हम इसको मान लेते हैं कि लेट अस एज्यूम, इसको इस तरह शुरू करेंगे सवाल, लेट अस एज्यूम टू द कंट्रेरी। कंट्रेरी मतलब एक विरोधाभास, विरोधी रूप में मान लेते हैं। तो ये हमें लिखना पड़ेगा, एग्जाम में आएगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा, टू द कॉन्ट्रेरी, दैट √5 इज रेशनल। ये सारा ये सारी लाइंस लिखनी पड़ेगी एग्जाम में। अगर ये प्रूव करने के लिए आता है तो ये लिखना पड़ेगा, √5 इज रेशनल। ठीक है, अगर हमने इसको रेशनल मान लिया तो फिर हम √5 को A/B के रूप में लिख सकते हैं। अभी हमने बताया कि P/Q के रूप में लिखी जा सकती है रेशनल नंबर। इफ √5 इज रेशनल देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म A/B, वेयर A और B हमारी क्या है, को प्राइम्स, वेयर A एंड B आर को प्राइम। को प्राइम, अब को प्राइम क्या है पता है आप लोगों को? को प्राइम क्या होता है? ऐसी दो नंबर्स जिनके कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होते, जैसे 2 और 3, ये दोनों नंबर को प्राइम्स है, क्योंकि 2 और 3 के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है।
दोनों प्राइम नंबर है। ऐसी प्राइम नंबर जिनके कोई कॉमन फैक्टर ना हो, और जैसे 3 and 5 ये भी को प्राइम्स है, इनके कोई कॉमन फैक्टर आपस में नहीं होते, प्राइम नंबर्स कहलाती है। तो बस यही सिंपल सी बात ये है को प्राइम। अब इसको हम सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हमारा आ जाएगा √5b इक्वल टू a। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब हमारा ये हो गया b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, दिखाई दे रहा है कि अपॉन में 5 चला गया, तो हम इसको यहाँ पे हमें वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा लिखनी पड़ेगी। सिंस a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, मैं सारा लिख के दिखा रही हूँ कि कैसे लिखना है, डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। जब a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a तो 5 से डिविजिबल होगा ही, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो अब हमें क्या पता चला कि a है 5 से डिविजिबल। अच्छा, अब उसके बाद हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अगर a 5 से डिविजिबल है तो हम a को क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 5c लिख सकते हैं। c मतलब क्या है, c है दूसरा इंटीजर, तो यार c इज इंटीजर, कोई भी इंटीजर। जब ये 5 से डिविजिबल है तो a को हम 5c लिख सकते हैं, वो यार c इज इंटीजर, कोई भी इंटीजर है, कोई भी नंबर है, मतलब ये समझ लो c इज इंटीजर। a इक्वल टू 5c आ गया। अब इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1 यहाँ लिख सकते हो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, इसलिए सारा लिख के बता रही हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करना है, a की वैल्यू a इक्वल टू 5c है, तो हमारा 5c होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 5c होल स्क्वायर अपॉन में 5। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 25c स्क्वायर अपॉन 5। इसको 5 से कट करेंगे, 5c स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 5c स्क्वायर। तो हमारा क्या है, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर आ गया। अब ये 5b स्क्वायर के अपॉन में जा सकता है, तो अब ऐसा हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू c स्क्वायर। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ देखा था कि a स्क्वायर अपॉन 5 आया था, वैसे यहाँ भी आ गया b स्क्वायर अपॉन 5। तो सेम यही लाइंस इसमें लिखनी है कि सिंस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ये दो लाइनें आप लोगों को यहाँ लिखनी, सेम यही लैंग्वेज लिखनी है, इस तरह से लिखना है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमारा a भी 5 से डिविजिबल है और b भी 5 से डिविजिबल है, तो हमें क्या पता चला कि वी गॉट, हम ये दो लाइन छोड़ रहे हैं, आप लोग लिख लेना। हमें क्या पता चला कि वी गॉट दैट एट लीस्ट, कम से कम एटलीस्ट 5 इज अ कॉमन फैक्टर, 5 इज अ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b। ये बात समझ में आई? यहाँ पे हमने छोड़ दिया है, यही सारा लिखना है कि सिंस b स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि दैट एटलीस्ट 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b। और हमने पहले क्या बोला था कि a एंड b आर को प्राइम, हमने यही बोला था कि a एंड b आर को प्राइम। तो ये हमें मतलब ये कंट्राडिक्शन हो गया, हमने जो एज्यूम किया था उसी का कंट्राडिक्शन ये हो गया। ठीक है, समझ में आई बात? तो इससे क्या पता चलता है कि √5 जो है ये दोनों ही नंबर जो है कोप्राइम नहीं है। इसका मतलब ये है कि a एंड b आर रेशनल नंबर्स। इससे यही तो पता चल रहा है कि a एंड b आर रेशनल नंबर्स, देयरफॉर √5 इज आल्सो रेशनल नंबर। ठीक है, a एंड b आर रेशनल नंबर्स, देयरफॉर √5 इज आल्सो रेशनल नंबर।
हमें ये कंट्राडिक्शन इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने गलत एजम्पशन किया हुआ। ये कंट्राडिक्शन क्यों आ रहा है? हम गलत एजम्पशन पर थे कि ये हमारी जो है रूट 5 जो है रैशनल है, जबकि रूट 5 हमारी इरेशनल है। ये बात समझ में आ रही है? इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये हमारा आ गया कि ये कंट्राडिक्ट करता है फैक्ट को कि ए एंड बी आर को प्राइम। यहाँ पे हमारे ए और बी इनके फैक्टर आ गए, तो दिस कंट्राडिक्ट्स दैट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दिस स्टेटमेंट या दिस कंट्राडिक्ट्स, कंट्राडिक्शन हो रहा है यहाँ पे, कंट्राडिक्ट्स दैट ए एंड बी आर को प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, ये बात समझ में आई? क्योंकि शुरू में ही हमने माना था कि रूट 5 को ए अपॉन बी किया और ये माना था कि लेट रूट 5 इज रेशनल और ए और बी को प्राइम बताया था। लेकिन आगे जैसे जैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते गए तो हमारा ये आया कि ए भी 5 से डिविजिबल है और बी भी 5 से डिविजिबल है। तो ये हमारे स्टेटमेंट को, खुद के माने हुए स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट कर रहा है कि ए एंड बी आर को प्राइम। और ये कंट्राडिक्शन आया क्यों? ये कंट्राडिक्शन इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत ही माना था कि रूट 5 रेशनल है। ठीक है, इतना आप लोग नोट डाउन कर लो या फिर पॉज करके इसको देख लेना। आगे का थोड़ा सा लिखना है, मैं इधर का रब करके लिखती हूँ। ये कंट्राडिक्शन क्यों आया? जब कोई चीज हम गलत मानते हैं तो फिर उसी का कंट्राडिक्शन हो जाता है। तो वही हम आगे का स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन, ये लिखने वाला ही है, इसमें लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन, मतलब ये कंट्राडिक्शन क्यों आया है? अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, गलत एज्यूम किया था हमने, आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, इनकरेक्ट एजम्पशन। ठीक है, हमने गलत ही एज्यूम किया था, इनकरेक्ट एजम्पशन दैट रूट 5 इज रेशनल। क्या हमने एज्यूम किया था कि रूट 5 इज रेशनल, दैट रूट 5 इज रेशनल। रैशनल, ये हमने गलत एज्यूम किया था। तो इसी गलत एजम्पशन की वजह से ही हमारा ये कंट्राडिक्शन आया कि ए और बी को प्राइम मानते हुए भी हमारी ए और बी को प्राइम नहीं निकली, इनका एक कॉमन फैक्टर आ गया। तो अब हम कंक्लूड करते हैं कि रूट 5 इज नॉट रेशनल बट इट इज इरेशनल। सो वी कंक्लूड, आगे लास्ट में लिखेंगे, सो वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज इरेशनल। यही हमें प्रूव करना था, तो वही हमने कंट्राडिक्टरी मेथड से ही प्रूव किया। TION, रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, अब ये हमारा प्रूव हो चुका। तो इसमें बस यही स्टेप्स देखने हैं, कुछ भी नहीं है सवाल में। सवाल में सबसे पहले हमें ये मान लेना है कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि रूट 5 इज रेशनल। अगर हमने इसको रेशनल एज्यूम कर लिया है तो फिर हम इसको ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमारा ऐसा आ जाता है 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब ये 5 हमारा स्क्वायर के नीचे चला जाता है। फिर हम बोलते हैं कि सिंस a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देयरफॉर a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब अगर 5 से डिविजिबल है तो a कैन बी रिटन इन द फॉर्म 5c वेयर c इज अनदर इंटीजर। ये सब बताया हमने। अब इस वैल्यू को a इक्वल टू 5c, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करते हैं, जो हमने लिखा था उसमें पुट करने के बाद हमें ये वैल्यू मिलती है कि b स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू c स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देयरफॉर b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो इन दोनों चीजों से हमें क्या पता चलता है कि वी गॉट दैट एट लीस्ट 5 इज अ कॉमन फैक्टर। वी गॉट दैट एट लीस्ट 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b। तो हमारा जो सोच थी पहले, जो हमने सोचा था कि a एंड b आर को प्राइम, तो ये कंट्राडिक्ट करता है उस स्टेटमेंट को। दिस कंट्राडिक्ट्स दैट a एंड b आर को प्राइम। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों आया? This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that root 5 is rational. So we conclude that root 5 is
इरेशनल। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने कोशिश किया है समझाने की। इसमें लिखना कैसे है वो ध्यान देना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अगर इस तरह से लिखोगे तो पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। और भी कुछ नंबर है, √2 को भी प्रूव करने के लिए आ सकता है, √3 को भी प्रूव करने के लिए आ सकता है। वो बुक के एग्जाम्पल में है, वो आप लोग देख लेना। और लैंग्वेज बिल्कुल ऐसे लिखना जैसे मैंने बताया है, लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल और करेक्ट है। बुक में थोड़ा बहुत कुछ ज्यादा लिखा हुआ, उतना लिखने की जरूरत नहीं, ये बिल्कुल करेक्ट लैंग्वेज है। ऐसा लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे आपको इस क्वेश्चन में। तो अभी एक्सरसाइज 1.3 में कुछ ऐसे ही बाकी के क्वेश्चंस हैं, वो आप लोग करने की कोशिश करना, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। आज भी बड़ा सम था इसलिए हमने इसको पूरा कंप्लीट करवा दिया, पूरा एक एक लाइन लिख के बताया है। अब आप लोग कोशिश करना अगले सम्स करने की। सब ऐसे ही है, लगभग मिलते जुलते हैं, कुछ एग्जाम्पल नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम उनको भी करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।